वाटर में, ठंडे पानी में रखेंगे। जहां इसको हम एयर में रखेंगे तो ये एयर की ऑक्सीजन से कंबाइन करके बना देगा P4O10, ये बर्न कर जाएगा तुरंत। तो व्हाइट फास्फोरस एयर में बर्न करता है और बर्न करके क्या बनाता है P4O10। तो कैसे बनाता है देखो सामने। हाँ बताओ, जब भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होगी तो बताओ ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? प्रत्येक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो 2 पाने के लिए 2 की शेयरिंग करेगा, तो प्रत्येक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो हम क्या करेंगे, हर PP बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन लगा देंगे, तो बताओ इसकी 2 बॉन्डिंग हो गई। यहाँ भी लगा दो ऑक्सीजन, 2 बॉन्डिंग, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो। हर PP बॉन्ड के बीच ऑक्सीजन लगाते जाओ, 2-2 वैलेंसी ऑक्सीजन की हो जाएगी। कितने बन गए देखो, कितने ऑक्सीजन खपा दिए तुमने? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन खपा दिया। मतलब स्ट्रक्चर किसका बन गया? P4O6 का बन गया। और ये तब बनता है जब एयर में ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई रहेगी, लिमिटेड में तब ये बनेगा। लेकिन एयर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो ये बन जाएगा। हाँ, अब ये कैसे बनेगा ध्यान से देखो। हाँ, अभी कितने ऑक्सीजन और खपाने हमको? 4। ठीक है, देखो सामने ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 16 को कोवैलेंट है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 2 4 2 6। हाँ, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो होगा क्या, ये अपना लोन पे उठा के इसको दे देगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। और जब फास्फोरस अपना लोन पे इसको दे देगा, ऑक्सीजन का लड्डू खा लेगा, तो लड्डू खाने के बाद बताओ इसको शर्म आएगी, तब ये अपना लोन पे उठा के इसके वैकेंट डी में डाल देगा, तब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हाई डेंसिटी से वैकेंट डी में। ठीक है, हाँ बताओ, डबल बॉन्ड बन गया, पहला सिग्मा दूसरा पाई, ऑक्सीजन का लोन पेयर P का और गया फास्फोरस के D में और बनाया डबल बॉन्ड P पाई D पाई। सेम यही डबल बॉन्ड इधर से भी होगा, सेम डबल बॉन्ड इधर से भी होगा और सेम यही डबल बॉन्ड इधर से भी होगा। मतलब कितने ऑक्सीजन खप गए? 4 खप गए और ये स्ट्रक्चर बन गया P4O10 का। अब बताओ कितने सिंगल कितने डबल, गिनो कितने सिंगल कितने डबल। हाँ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिंगल। डबल देखो, 1 डबल 2 डबल 3 डबल 4 डबल, तो 12 सिंगल 4 डबल, ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये जो 4 डबल है, ये किस टाइप का डबल है? किस टाइप का डबल है? P पाई D पाई। नोट कर लिया? इस P4O10 को फ्लावर ऑफ फास्फोरस भी कहा जाता है। इसका नाम रखा गया फ्लावर ऑफ फास्फोरस। क्यों फ्लावर ऑफ फास्फोरस क्यों रखा गया? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फ्लावर की तरह है। कैसे? ये फ्लावर की पंखुड़ियां हैं, ठीक है, और ये जो बीच में जो ऑक्सीजन दिखा है ये मकरंद है। वो समझ में आ रहा है? तो इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए फ्लावर ऑफ फास्फोरस। तो कहने का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है P और O के बीच में, P पाई D पाई। तो देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरे सामने 4 मालिक्यूल रख दे, पूछे विच मालिक्यूल हैविंग P पाई D पाई। ठीक है, तो हम बस यही देखेंगे कि एक के पास लोन पेयर हो और ठीक बगल वाले के पास वैकेंट
ऑर्बिटल होना चाहिए, और वैकेंट डी है तो पी पाई डी पाई बन जाएगा। अच्छा मान लो डी कोई और पी खाली है, चलो मान लो यहाँ पी खाली है तो वहाँ भी मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन को घूमने की जगह चाहिए बस, चाहे वैकेंट पी हो चाहे वैकेंट डी हो। हाँ वैकेंट डी होगा तो पी पाई डी पाई बन जाएगा, अच्छा पी खाली होगा तो पी पाई बन जाएगा। जैसे ये देखो पी पाई भी दिखा दे, ये देखो, हाँ देखो ध्यान से, बोरान थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 शेयरिंग कर लिया 3 फ्लोरीन के साथ। अतः शेयरिंग करने के बाद क्या बोरान का ऑक्टेट पूरा हुआ क्या? नहीं, बोरान के पास कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, अभी 2 की कमी है, मतलब उसमें एक पी खाली पड़ा हुआ है, बोरान में एक पी वैकेंट है, क्योंकि इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6, और अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें एक पी खाली पड़ा है, तो होगा क्या, ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वैकेंट पी में डाल देगा, क्योंकि फ्लोरीन का लोन पेयर पी का और गया बोरान के पी में, और बन गया डबल बॉन्ड, पहला सिग्मा दूसरा पाई, तो इस पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा? पी पाई। तो BF3 में पी पाई बॉन्डिंग है, जबकि P4O10 के अंदर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है। बोलो बात समझ में आई? हाँ और एग्जाम्पल दिखाया, जब पी पाई डी पाई का नाम चल ही रहा है तो और एग्जाम्पल देख लें। हाँ क्वेश्चन है, ये देखो सामने, क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म और इसका नाम है फ्लोरोफॉर्म, ठीक है, किसकी एसिडिटी ज्यादा है? कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड? हमको टिक मारना है, क्लोरोफॉर्म भी टिक मारे कि फ्लोरोफॉर्म भी टिक मारे? जो से बोलो, क्यों? हाँ पहले बताओ एसिडिटी खोजी कैसे जाती है? कोई मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको कैसे खोजे? खोजने का कंसेप्ट क्या है? हाँ जो स्ट्रॉन्ग होगा एस्पेस जल्दी रिलीज करेगा, तो कोई भी एसिड एस्पेस जल्दी रिलीज कब करेगा? खड़े के बोलो, हाँ बोलो। अच्छा बॉन्डिंग लूज कब होगी? और गहराई में चलो, सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का भी, और इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग भी ज़्यादा है, हाँ तो बहुत ही ज़्यादा टैकली हो गई। तो एसिडिटी पर असर कैसे पड़ा इसका कि ये ज़्यादा एसिडिक हो गया? इसकी एसिडिटी पर इसकी स्ट्रक्चर का असर कैसे पड़ रहा है? बॉन्ड एंगल इसके बाद सही से सुन लीजिए, हाँ बोलो, सर ये बोलो। इसमें CH2 और फ्लोरीन में हम लोग देखेंगे तो जो फ्लोरीन होती है उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ही छोटी रहती है, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब वो जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन या फिर जो H+ होगा वो रिलीज करेगा, और जबकि क्लोरीन होगा वो फ्लोरीन की, जैसे फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इसके छोटे साइज से H+ की रिलीजिंग पावर पर असर कैसे पड़ेगा? इसमें क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो क्लोरीन के साइज के बड़ा होने से इसमें H+ जल्दी निकलेगा, इसमें H+ देरी से निकलेगा, तो H+ के निकलने में इसकी साइज का क्या असर? बॉन्ड लेंथ की वजह से। तो लेंथ का इसकी एसिडिटी पर असर कैसे पड़ रहा है? बॉन्ड लेंथ जितना वीक होगा वो उतनी इजी से टूट जाएगा। तो टूटना तो इसको है, H+ निकलना यहाँ से, और इसकी लेंथ क्यों देखी जा रही है? तो लेंथ ये देखो ना, फिर टूटना इसको है और लेंथ इसकी देखी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है आखिर। एक मिनट बैठो। फ्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जब ये इसका खींचेगा तो फिर इसका खींचेगा, तो जल्दी इस पसंद आएगा, तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, और तुम लोग जवाब दे रहे हो ये, मतलब आंसर ही उलट गया। पहले आंसर सही क्या था? पहले आंसर सही क्या है? मोर एसिडिक क्लोरोफॉर्म है कि फ्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म। आंसर तो एकदम सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जल्दी हाइड्रोजन लूज करना नहीं चाहिए। क्यों? जिससे इसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा,
तो इस पर कमी हो जाएगी, तो ये अपनी कमी पूरा करने के लिए इसका खींचेगा, तो H+ जल्दी आएगा। सर वो मतलब कि मॉलिक्यूल का पूरा है ना, हाँ, तो इस वजह से मतलब नहीं देगा वो जल्दी, क्यों नहीं देगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जिसकी ज़्यादा होती है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। बुक में लिखा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा उसकी एसिडिटी ज़्यादा, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एसिडिक इसको होना चाहिए था, जबकि आंसर तो ये है। बैठो बैठो, सुन लो ध्यान से, सुन लो। जहां दो एसिड की स्ट्रेंथ खोजना हो, दो एसिड की ताकत, तो क्या करना, उनका कंजुगेट बेस बनाना। पहले सबसे पहले क्या बनाओगे, और उसकी स्टेबिलिटी खोजना। जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, उस एसिड की ताकत उतनी ज्यादा। अब ये कंसेप्ट तुम सब में लगा दो। क्या बोला हमने फिर से, जहां दो एसिड रखे जाए, कोई भी दो एसिड रखा जाए, पूछा विच इज स्ट्रॉन्गर, तुम क्या करना, सबसे पहले दोनों का कंजुगेट बनाना। कैसे कंजुगेट बनाओगे, H+ निकाल दो। किसी एसिड से H+ निकाल दो तो पीछे क्या रह जाएगा, कंजुगेट बेस, और जो कंजुगेट बेस बनेगा उसकी क्या देखोगे, स्टेबिलिटी। जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना स्टेबल है, उस एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। नोट करो, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड गे स्टेबल कंजुगेट बेस। अब एक लाइन नोट करो बस, स्ट्रॉन्ग एसिड गे स्टेबल कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड गे स्टेबल कंजुगेट बेस। अब इस लाइन को पकड़ लो और लगाते चले जाओ, आंसर निकलता जाएगा सबका। हाँ देखो सामने हमने क्या बोला, जहां दो एसिड रखे जाए और पूछा जाए कौन स्ट्रॉन्ग है, तुम क्या करना, दोनों का कंजुगेट बनाना। कैसे बनाना, दोनों से H+ निकालो। H+ निकलने के बाद जो पीछे बचे वो है कंजुगेट बेस। देखो सामने, मान लो हम यहाँ से H+ निकालते हैं, यहाँ से हमने H+ निकाला, तो बताइए पूरा सिग्मा किसके कब्जे में जाएगा, ये आया, तो बताइए इलेक्ट्रॉन लेके आया कि छोड़ के आया, प्लस का मतलब छोड़ के आया ना, तो ये सिग्मा अब किसके खाते में जाएगा, कार्बन के खाते में जाएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। बोलो, अब ये हो गया कंजुगेट बेस किसका, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म से H+ निकाले तो ये पीछे क्या रह गया, कंजुगेट बेस। ठीक, इधर आओ, इसका भी H+ बाहर निकालो। तो जब H+ बाहर निकालोगे तो ये पूरा सिग्मा जो शेयरिंग थे इलेक्ट्रॉन की, बताइए छोड़ के आया ना, प्लस का मतलब क्या, लॉस, इसने दे के आया, तो बताइए पूरा किसको मिला, तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये हो गया कंजुगेट बेस किसका, फ्लोरोफॉर्म का, और ये कंजुगेट बेस किसका है, क्लोरोफॉर्म का। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी देखो, जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल रहेगा उसकी एसिडिटी ज्यादा। अब देखा जाए कौन स्टेबल है, ये स्टेबल है या ये स्टेबल है। अच्छा, स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, किसी भी चार्ज सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, कहीं भी चार्ज है, समझो अनस्टेबिलिटी है, तो अब स्टेबिलिटी की स्टेबिलिटी कैसे खोजनी है, जवाब, चार्ज डेंसिटी घटनी चाहिए। कहीं भी चार्ज डेंसिटी घट रही है, समझो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और चार्ज एक्युमुलेट कर रहा है, चार्ज कंसंट्रेट हो रहा है, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। और चार्ज डेंसिटी घट रही है, चार्ज डिस्पर्स होता जा रहा है, चार्ज डेंसिटी घटती जा रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे खोजोगे, चार्ज डेंसिटी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, देखो कंजुगेट बेस स्टेबलाइज बाय डिक्रीजिंग चार्ज डेंसिटी। कंजुगेट बेस स्टेबल बाय डिक्रीजिंग चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी घटनी चाहिए। कंजुगेट बेस स्टेबलाइज बाय डिक्रीजिंग चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी घटनी चाहिए। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक काम का है, इससे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे जो भी हमने सुनाया, क्योंकि एसिड बेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जब भी आएंगे तो ये कंसेप्ट लगा देना। बस क्या करना, दो एसिड है, दोनों का कंजुगेट बनाओ, दोनों की स्टेबिलिटी देखो, कैसे देखो, चार्ज डेंसिटी घटनी चाहिए बस। जिसमें चार्ज डेंसिटी घट जाएगी समझो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जो कंजुगेट बेस स्टेबल उसकी एसिडिटी ज्यादा। ये कंसेप्ट इस तरह से कि मान लो मेरे में ख्याल है, मतलब चार्ज मतलब ख्याल, मेरे अंदर ख्याल चल रहा है मतलब कोई चार्ज है, जितना ज्यादा ख्याल है उतने अनस्टेबल है, तो बताओ अपने को स्टेबल रखने के लिए क्या करें, ख्याल बढ़ाएंगे कम करेंगे, तो मतलब चार्ज डेंसिटी घटाना मतलब ख्यालों की परेड को घटाना।
जो ख्याल चलते हैं, नॉन स्टॉप परेड चलती रहती है अंदर, उसको कम करना। जितने ख्याल कम होते जाएंगे चार्ज डेंसिटी घटती जाएगी, मेरे में स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। समझ में आया? चलो देखा जाए। तो बताओ ये दो मालिक्यूल है, बताओ इसका हाइड्रोजन खो गया है, तो खोने का बताओ इसके अंदर ख्याल चल रहा है। अब बताओ इसका भी H+N खो गया, चला गया, तो चलने के बाद खोने के बाद इसका ख्याल आया कि नहीं? अब बताओ इसमें ख्याल देखो, इसका ख्याल देखो, बताओ कौन स्टेबल है? ये स्टेबल है या ये स्टेबल है? ध्यान से देखो कैसे। हाँ बताओ, क्लोरीन के पास वैकेंट डी है, डी खाली पड़ा है और सामने हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो निश्चित इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। अच्छा, कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा, तो कंजुगेशन है, ये तो मूवमेंट है, तो रेजिडेंस है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो बताइए चार्ज पूरे मालिक्यूल में फैल गया। क्या कंजुगेशन यहाँ भी है? क्या ये नेगेटिव चार्ज के पास जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें वैकेंट डी है ही नहीं। ये चार्ज एक्युमुलेट कर गया, ये चार्ज डिस्पर्स हो गया, और चार्ज डिस्पर्स हो जाने से चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया घट गई, और चार्ज डेंसिटी घटती है तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है, कंजुगेट बेस स्टेबल, तो ये हो गया मोर एसिडिक। ये जवाब है। अब याद रहेगा क्लोरोफॉर्म क्यों ज्यादा एसिडिक है फ्लोरोफॉर्म से? क्योंकि क्लोरोफॉर्म का कंजुगेट बेस स्टेबल है। कैसे? ड्यू टू कंजुगेशन। किस तरह का? पी पाई डी पाई। नोट कर लो, क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक, क्लोरोफॉर्म मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। क्यों? बिकॉज conjugate base of chloroform more acidic than fluoroform, because conjugate base of chloroform stabilize by p pi d pi conjugation। पी पाई डी पाई कंजुगेशन। बोलो, इस बात समझ आई नहीं? तो ये कंसेप्ट तुम सब में लगा सकते हो। जैसे ऐसे समझ लो कि ये दो स्टूडेंट हैं, दो बच्चे हैं, और इन दोनों का खिलौना हाइड्रोजन खो गया है, तो इसका हाइड्रोजन खिलौना खो गया, इसका भी हाइड्रोजन खिलौना खो गया। पता खिलौना खोने से पता इनका मन चलेगा दोनों का? बोलो, कोई भी सामान खो गया है तो बताओ इस खोने का इसको गम है ना? गम मतलब ख्याल। अच्छा, ये अपने गमों को अपने पेरेंट्स को शेयर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो बताओ जब अपनी प्रॉब्लम को जब पेरेंट्स से शेयर करेंगे तो बताओ मेरे अंदर ख्याल कम हो जाएंगे। बोलो। अच्छा, लेकिन ये अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर सकता तो इसके नो टाइम, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, मतलब नो वैकेंट डी ही नहीं है। हाँ, इसके पेरेंट्स के पास वैकेंट डी है, खाली टाइम है, इसने अपने ख्यालों को शेयरिंग कर लिया और शेयरिंग करके अपने ख्यालों को कम कर लिया, जबकि इसके ख्याल को शेयर करने वाला कोई, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास कोई टाइम ही नहीं है, डी ही नहीं है, वैकेंट डी नहीं है। तो बताओ यहाँ ख्याल एक्युमुलेट कर जाएंगे और यहाँ ख्याल डिस्पर्स हो जाएंगे, और ख्याल कम होने से रिलैक्स होगा, स्टेबिलिटी आएगी। ये स्टेबल है तो ये पढ़ने में तेज हो जाएगा, बोलो, और ये ख्यालों में अटक जाएगा तो पढ़ाई इसकी कमजोर हो जाएगी, ये वीक हो गया, ये स्ट्रांग हो गया। ऐसे समझ लो बात को, बोलो। तो मतलब कोई भी सामान खो जाए तो पेरेंट्स से शेयरिंग कर लिया करो, ख्यालों को घर में बांट लिया करो। मन में दबा के रखोगे तो फ्लोरोफॉर्म की तरह वीक हो जाओगे। समझ में बात आई? नहीं आई? चेक करें, चेक करें। हाँ, ये बताओ, ये है टर्सरी ब्यूटेनॉल, ये BHU-20 का क्वेश्चन है। ये है टर्सरी ब्यूटेनॉल और ये है ट्राई मिथाइल सिनॉल। बताओ कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? इसका नाम है टर्सरी ब्यूटेनॉल और इसका नाम ट्राई मिथाइल सिनॉल। बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? क्यों?
हाँ देखो, इसमें H+ खोया तुमने, तो इसको खोने का गम होगा, गम मतलब ख्याल। इसका भी H+ खो गया, इसको भी खोने का गम है, ख्याल। हाँ, इस ख्यालों को, इसके गम को कोई बांटने वाला, हाँ इसके गम को बांटने वाला, क्योंकि इसमें वैकेंट डी है, इसके बाद टाइम ही टाइम है, तो ये इसके ख्यालों को अपने अंदर ले करके ख्यालों की डेंसिटी को घटा देगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और जब इसमें ख्याल कम हो जाएंगे तो इसकी पढ़ाई तेज हो जाएगी, ये क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, आंसर है ट्राई मिथाइल सिलॉल स्ट्रॉन्ग एसिड देन टर्सरी ब्यूटेनॉल। नोट करो, ट्राई मिथाइल सिलॉल स्ट्रॉन्गर एसिड देन टर्सरी ब्यूटेनॉल। ट्राई मिथाइल सिलॉल, सिलॉल सिलिकॉन है ना, ऐसा ही उसी के नाम रखना, सिलॉल OH। ट्राई मिथाइल सिलॉल मोर एसिडिक देन टर्सरी ब्यूटेनॉल। टर्सरी ब्यूटेनॉल देखो, क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे इसके ऊपर। ये बताओ, ये ज्यादा एसिडिक है या ये ज्यादा एसिडिक है? अल्कोहल या थायोल? क्यों? हाँ बताओ, H+ निकलने के बाद यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ भी H+ निकलने के बाद यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब जब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ कम है कि इसमें कम है? बताओ, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, और साइज बड़ा होने से चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, और चार्ज डेंसिटी घटेगी तो इसकी स्टेबिलिटी, और कंजुगेट भी स्टेबल तो इसकी एसिडिटी ज्यादा। आंसर थायोल मोर एसिडिक देन अल्कोहल। आया समझ में? तो देखो आगे चलेंगे, बाकी पीपाईडी भी और भी देखेंगे आगे चल के। हाँ, और देखो सामने, हाँ जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, समझना उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा, और वो जितना ज्यादा एक्सेप्ट करेगा तो ऐसे केस में उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा कि बेसिक होगा? बताओ, एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर? एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी एक्सेप्ट होता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी। नोट करो, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। greater the electronegativity greater will be acidic strength। greater the electronegativity greater will be acidic strength। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा मतलब एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, क्योंकि एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब किसी का मन चल रहा होगा, हमने तो पढ़ा एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर है, आप तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल रहे हैं। जब एसिड बेस की नॉन डेफिनेशन है, उसमें लोन पेयर एक्सेप्टर भी है, वो है लुईस एसिड। यदि लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो लुईस एसिड है, और यदि केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये सोनोइच कंसेप्ट है, मतलब एसिड बेस को नॉन डेफिनेशन दी गई है, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। बोलो बात समझ में आई? तो यदि हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलेंगे तो भी एसिड है, लोन पेयर एक्सेप्टर बोलेंगे तो भी एसिड है, लुईस एसिड बोलेंगे तब उसको लुईस एसिड। तो दोनों, चाहे लुईस एसिड हो चाहे एसिड है, एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। जैसे एग्जांपल देखो, मेरे सामने HFO, हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, हाँ विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड? बताओ इसमें कॉमन क्या है? HO कॉमन है, और जो कॉमन पर ध्यान मत दो, ध्यान दो वेरिएबल पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ जो वेरिएबल है उनमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव
और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आंसर होगा। हाइपोफ्लोरस एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइपोक्लोरस से, क्लोरस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइपोब्रोमस से। और देखो HClO3, HbRO3, HiO3, बताओ इन तीनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? बोलो। हाँ HClO3, फिर क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन से ज्यादा है और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन से ज्यादा है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आया था HClO4, HbRO4, HiO4, अब बताओ कौन स्ट्रॉन्ग होगा? बोलो। HClO4 क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन से ज्यादा है। अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसे आया नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, आर्सेनिक एसिड, अब बताओ इनमें कौन स्ट्रॉन्ग होगा? हाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस ज्यादा है, फास्फोरस की आर्सेनिक से ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा। अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, सैलिनिक एसिड, टेल्यूरिक एसिड, अब बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? हाँ सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, बताओ डाउन तो पा रहे हो, नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे, तो इसकी एसिडिटी भी ज्यादा। तो हमने कंसेप्ट क्या सुनाया? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, लेकिन ये कंसेप्ट ऑक्सी एसिड में लगाना, हाइड्रा एसिड में मत लगा देना। ये कंसेप्ट केवल ऑक्सी एसिड के लिए है, हाइड्रा एसिड के लिए नहीं है। बताइए सब ऑक्सी एसिड, देखो ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं? नोट कर लो, नोट करो। द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Strength of oxy acid explained by electronegativity. Strength of oxy acid explained by electronegativity. ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक्सप्लेन करना। ऑक्सी एसिड बोलते किसको है? जिस एसिड में ऑक्सीजन हो, जिस एसिड में ऑक्सीजन हो उसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड में एसिड तो है, बताओ ऑक्सीजन है कि नहीं? सैलिनिक एसिड में ऑक्सीजन है। ठीक है, जितने भी तुम बोर्ड में देखो